नमस्कार दोस्तों। भारत के भूगोल के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। पहाड़ों और नदियों के नाम तो हम सबने स्कूल की किताबों में बहुत रटे हैं, है ना? लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ उन नामों को दोहराना नहीं है। आज हम उस गहरे, जबरदस्त टेक्टोनिक इतिहास को डिकोड करने वाले हैं, जिसने असल में इस जमीन और यहाँ की जलवायु को ऐसा बनाया है जैसा हम आज देखते हैं। यकीन मानिए, ये भूविज्ञान की एक बहुत ही शानदार कहानी है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या आपको पता था कि दक्षिण भारत का जो हिस्सा आज हमें एक शांत समतल पठार के रूप में दिखता है, वो असल में उन गगनचुंबी हिमालय पर्वतों से करोड़ों साल पुराना है? जी हां, करोड़ों साल। सुनने में एकदम हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन यही वो सबसे बड़ा और बुनियादी भूवैज्ञानिक अंतर है जहां से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ, गोंडवाना से हिमालय तक एक टेक्टोनिक सफर। देखते हैं इस जमीन की बुनियाद आखिर रखी कैसे गई। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है आज से करोड़ों साल पहले। उस वक्त भारतीय प्लेट एक बहुत ही विशाल और प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे हम गोंडवाना लैंड कहते हैं। इसमें आज का अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़े हुए थे। फिर क्या हुआ? ये भारतीय प्लेट वहां से टूटी और लाखों सालों तक धीरे धीरे उत्तर की तरफ खिसकती रही। और फिर हुई एक जबरदस्त महाटक्कर। हमारी ये प्लेट यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस भीषण टक्कर का असर ये हुआ कि जमीन मुड़ने लगी, ऊपर की तरफ उठने लगी, और इसी से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला यानी हिमालय का जन्म हुआ। और इसी से जुड़ा है एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट। हिमालय कोई पुरानी रुकी हुई संरचना नहीं है। भूगोल की भाषा में इन्हें युवा वलित पर्वत या यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है, क्योंकि ये भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को लगातार धकेल रही है, बहुत ही धीमी गति से, लेकिन धकेल रही है। और इसी वजह से हिमालय आज भी हर साल थोड़ा थोड़ा ऊंचे हो रहे हैं। ये आज भी बन रहे हैं। अब हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे अहम हिस्से पर, प्राचीन पठार बनाम युवा पर्वत, दो भारत की कहानी। ये विभाजन समझना बहुत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनिया एक साथ मौजूद हैं। एक तरफ है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये भारत का सबसे पुराना, सबसे स्थिर हिस्सा है। ये उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का बचा हुआ टुकड़ा है, जो बहुत पुरानी आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है, बिल्कुल शांत और स्थिर। वहीं दूसरी तरफ उत्तर में खड़े हैं हमारे हिमालय। ये एकदम युवा हैं, और क्योंकि इनकी निर्माण प्रक्रिया आज भी चल रही है, ये बहुत अस्थिर भी हैं। जहां पठार पुराने ज्वालामुखी के लावे से बना एक शांत इलाका है, वहीं हिमालय भौगोलिक रूप से एकदम नए हैं, और इसीलिए यहां भूकंप का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। इस बड़े अंतर को आप पहाड़ों की ऊंचाइयों में भी साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ देखिए महान हिमालय को, जहां एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी युवा और गगनचुंबी चोटियां लिटरली आसमान को चीरती हुई नजर आती हैं। इनकी औसत ऊंचाई ही 6000 मीटर से ज्यादा है। लेकिन वहीं पश्चिम में देखिए अरावली श्रृंखला। अरावली दुनिया के सबसे पुराने पहाड़ों में से एक है, लेकिन करोड़ों सालों के मौसम की मार झेलकर अब ये घिस चुके हैं और सिर्फ एक अवशिष्ट या बचे खुचे पर्वत के रूप में खड़े हैं। एक युवा और जोशीला, तो दूसरा प्राचीन और शांत। पहाड़ों की बात हो गई, तो अब जरा हमारी जीवनदायिनी नदियों की तरफ चलते हैं, ग्लेशियर बनाम मानसून। अब जमीन के इस बड़े अंतर का सीधा सीधा असर यहाँ की नदियों पर भी पड़ता है। उत्तर की जो हिमालयी नदियां हैं, जैसे गंगा या ब्रह्मपुत्र, इन्हें बारहमासी कहा जाता है। मतलब इनमें साल भर पानी रहता है, क्योंकि इन्हें बारिश का पानी तो मिलता ही है, साथ ही ग्लेशियरों के पिघलने से भी पानी मिलता रहता है। इसके ठीक उलट दक्षिण की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा या कावेरी, ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर डिपेंड करती हैं। इसीलिए अक्सर गर्मियों के मौसम में इनका पानी काफी कम हो जाता है। लेकिन रुकिए, हर कहानी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारे नियम तोड़ देते हैं ना। यहाँ वो काम करती हैं नर्मदा और तापी नदियां। जहाँ दक्षिण की ज्यादातर नदियां पूर्व की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में सुंदर सा डेल्टा बनाती हैं, वहीं ये दोनों नदियां पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती हैं। क्यों? क्योंकि ये इस प्राचीन पठार की गहरी दरारों यानी रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं, और इसीलिए ये कोई डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि सीधे अरब सागर में गिरकर एक गहरी एस्चुरी या मुहाना बनाती हैं। चलिए अब हमारे अगले और बहुत ही अहम टॉपिक पर आते हैं, मानसून इंजन, बदलाव की हवाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारी नदियों को पानी देने वाला ये मानसून आखिर काम कैसे करता है? ये बिल्कुल एक विशाल इंजन की तरह है। होता क्या है कि गर्मियों में जब जमीन भयंकर गर्म हो जाती है, तो वो हिंद महासागर से नमी से भरी ठंडी हवाओं को अपनी तरफ तेजी से खींचती हैं।
जून आते आते ये भारी हवाएं केरल के तट से जोरदार तरीके से टकराती हैं। इसे ही हम मानसून का फटना या बर्स्ट ऑफ मानसून कहते हैं। इसके बाद ये हवाएं दो अलग अलग हिस्सों में बंटकर पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमें साल भर में मिलने वाली बारिश का 75 से 80% हिस्सा सिर्फ इसी मानसून इंजन की देन है। लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट है। ये बारिश हर जगह एक जैसी बिल्कुल नहीं होती। जमीन की ऊबड़-खाबड़ बनावट ने जलवायु में एक गजब का अंतर पैदा कर दिया है। एक तरफ मेघालय है, जहां पहाड़ियां बादलों को कुछ इस तरह फंसा लेती हैं कि वहां मौसिनराम जैसी जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, साल में 11,000 मिलीमीटर से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ राजस्थान का जैसलमेर या लद्दाख का लेह ले लीजिए। अरावली पहाड़ों की दिशा और ऊंचाइयों की वजह से ये इलाके वृष्टि छाया यानी रेन शैडो एरिया में आ जाते हैं, जहां मुश्किल से 100-200 मिलीमीटर बारिश होती है, एकदम सूखा। खैर, हमारी ये भौगोलिक कहानी सिर्फ पहाड़ों और पठारों तक सीमित नहीं है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी तटरेखा कितनी लंबी है? 7,500 किलोमीटर से भी ज्यादा। गुजरात के कच्छ से शुरू होकर बंगाल तक, और इसमें बंगाल की खाड़ी के वो 572 अंडमान द्वीप और अरब सागर में मूंगे से बने लक्षद्वीप के 36 द्वीप भी शामिल हैं। ये विशालता सच में दिमाग घुमा देने वाली है। और इस विशालता के बीच कुछ ऐसे जियोग्राफिकल अजूबे हैं जो आपको पक्का हैरान कर देंगे, जैसे केरल का कुट्टानाड। यहाँ खेती समुद्र तल से भी नीचे की जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बसा है माजुली, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिस पर लोग रहते हैं। मणिपुर की लोकटक झील तो और भी कमाल है। वहाँ फुमडी नाम की वनस्पतियाँ लिटरली पानी पर तैरती हैं। और यूपी का सोनभद्र तो पूरे देश का इकलौता ऐसा जिला है जो एक साथ 4 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं को छूता है ना कमाल की बात? और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, भूगोल और हमारा भविष्य, एक नाजुक संतुलन। ये सारा भूगोल जितना खूबसूरत है, आज उतना ही नाजुक और कमज़ोर भी हो चुका है। हमारे सामने बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां खड़ी हैं। सोचिए, 76 किलोमीटर लंबे सियाचिन जैसे प्रमुख हिमालयी ग्लेशियर दुनिया में सबसे तेज़ी से पिघल रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर की उन 12 नदियों का क्या होगा? ऊपर से ये नया युवा हिमालयी क्षेत्र जोन 4 और 5 के हाई रिस्क भूकंपीय क्षेत्रों में आता है। कोसी और ब्रह्मपुत्र हर साल भयंकर बाढ़ लाती हैं और हमारे पूर्वी तटों पर लगातार चक्रवात बढ़ रहे हैं। ये सब हमें याद दिलाता है कि ये जमीन कितनी संवेदनशील है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। एक तरफ हमारा वो प्राचीन एकदम स्थिर प्रायद्वीपीय पठार है, और दूसरी तरफ युवा उथल-पुथल से भरा हिमालय जो आज भी अपना आकार बदल रहा है। जब जलवायु परिवर्तन इस पूरे मानसून इंजन और ग्लेशियरों को बिगाड़ रहा है, तो हम विकास की अपनी ज़रूरतों और इस करोड़ों साल पुरानी गतिशील प्रकृति के बीच एक बैलेंस, एक संतुलन कैसे बनाएंगे? इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ है दोस्तों, भूगोल कोई रुकी हुई चीज़ नहीं है। ये आज भी लगातार बदल रहा है, और शायद अब समय आ गया है कि हम इसके साथ तालमेल बिठाना सीख लें। इस विषय पर आपकी